सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीअना सल्ली अला मुहम्मदिन। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है। मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरे अर्श नाम तेरा सर हश्र बात मेरी सर अर्श नाम तेरा सर हश्र बात मेरी। कहीं बात चल रही है, कहीं बात चल रही है। कहीं नाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है। मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया। सुभान अल्लाह। हाफिज़ा मेमुना कंवल हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया एंड बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं? मेरी ऑडियंस आप लोग कैसे हैं? नए नए चेहरे हैं आज मेरे सामने। कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अच्छा गुजरा है? और कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, वक्त ऐसे गुजर जाता है। खैर जी, आज सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ केसेस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। पहले तो सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुश हैं? रमजान जाने वाला है, उदासी हो रही है ना, रौनकें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, आज आप सोचेंगे जी टॉपिक क्या है, तो मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। पहले तो आज मैं सोच रही थी अभी जब आ रही थी सेट पे कि हमेशा जब हम माँ की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब कोई केस ऐसा आ जाता है तो क्या हम कहते हैं कि अच्छा माँ भी ऐसी होती है, क्या भाई भी ऐसा होता है, क्या बहन भी ऐसी हो सकती है, क्या बाप भी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने रिश्तों के कई रूप देखे हैं। भाइयों के भी कई रूप होते हैं, कहीं बहुत अच्छे भाई होते हैं तो कहीं बहुत बुरे भाई होते हैं, कहीं बहुत प्यार करने वाले भाई होते हैं तो कहीं बहुत मारने पीटने वाले भाई होते हैं, जालिम भाई होते हैं। इसी तरह बाप को भी हमने कई सूरत में देखा है कि कहीं बहुत प्यार करने वाला, शफकत वाला भाई बाप, कहीं बहुत
बुरा, मारने वाला, इज्जत ना देने वाला, बेटियों को अपनी औलाद ना समझने वाला बाप भी देखा। इसी तरह माँ के भी हमने कई रूप देखे हैं। एक तरफ माँ के लिए सुना है कि जी पैरों के नीचे जन्नत होती है, जो हर कोई कहता है, लेकिन कहीं मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जिनके पैरों के नीचे खुद तो जन्नत है लेकिन अपने बच्चों के सर पे छत भी नहीं रहने देती। तो आज क्योंकि माँ पे टॉपिक है तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, तो मैं बताने का मकसद ये है कि हर तरह का रूप होता है। जब लास्ट टाइम सारिम भाई आए तो एक केस मेरे सामने था, एक बच्ची मेरे सामने, तो मैं हैरान हो गई कि माँ ऐसी भी होती है कि जो अपनी बेटियों को अजियतें दे। अपनी बेटियों को जलाने वाली माएँ भी देखी हैं, लेकिन अपनी बेटियों के लिए खुद जल जाने वाली माएँ भी देखी हैं। तो आज कुछ केसेस हमारे पास हैं जो माएँ भी हैं और अपनी माँ की कोई तकलीफ लेकर हम तक पहुंची हैं। तो इस सब पे बात करेंगे। आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होंगी, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। कंवल हमारे साथ मौजूद है, जो इनका कंवल नाम असल नहीं है, फर्जी नाम है, क्योंकि बेटियों को या माओ को कई दफा अपने नाम भी छुपाने पड़ते हैं अपना दर्द बताने के लिए। तो आज कंवल हमें अपना दर्द बताने आई है। इस कंवल के पीछे असल नाम क्या है, इस नकाब के पीछे असल चेहरा क्या है, वो हमें नहीं पता, लेकिन आज ये असल कहानी हम आपके सामने जरूर लाएंगे। जितना हो सके इनके लिए दुआ कीजिएगा, जितना हो सके इनके लिए मदद कीजिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। मेरे भाई का भी ख्याल रखती है और मेरा भी ख्याल रखती है। माँ की गोद से तरबियत हासिल करने से लेकर बुलूगत तक माँ की खिदमत का कोई नेमुल बदल नहीं। जो उसने एक रात भी हमें जो पाला है, उस एक रात का भी हम हक अदा नहीं कर सकते। माँ जैसी हस्ती पूरी दुनिया में नहीं है और ना मिलेगी। अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। पढ़ाई में हेल्प करती है, पसंद की चीजें बनाती है। तपती धूप में छांव बनने वाली माँ अपने बच्चे को हर परेशानी से बचाती है। I love my mother. I love you, mama. ख्वाह बच्चा कैसा ही हो, माँ वो मुनफरिद हस्ती है जो बच्चे के लिए नफरत का जज्बा ही नहीं रखती। माँ की इज्जत ही नहीं है आजकल के माशरे में। बीवियाँ आ जाती है तो माँ को भूल जाते हैं। जितनी हम लोगों को कदर करनी चाहिए माँ के लिए, नहीं करते हम लोग। हम उनका एहसान तो नहीं चुका सकते, बस ये कि उनकी खिदमत ही कर सकते हैं। होने के बाद ही फिर इंसान को अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या खोया है। दुनिया की सबसे बड़ी महंगी और कीमती चीज माँ ही है। माँ के दुनिया से मुंह मोड़ जाने के बाद दिलो दिमाग ही नहीं बल्कि अपना वजूद भी रेजा रेजा सा महसूस होता है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो और माँ पे एक खूबसूरत पैकेज आपको दिखाया। वो पैकेज देख के ही ना दिल चाह रहा था बस कुर्बान जाए इस हस्ती पे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, आंख में एक नमी थी, लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि ये सारी बातें सच है। ज्यादातर इसी तरह ही होता है जो सारे लोग बात कर रहे हैं। और लेकिन मैंने ये जुमला सुना कि माँ के पास नफरत का जज्बा हो ही नहीं सकता अपनी औलाद के लिए, लेकिन ये भी हकीकत नहीं है। हमने ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आई कि इंसान हैरान रह जाता है कि क्या माँ ऐसी भी होती है। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और मेरा ख्याल है कि उनसे बेहतर आज रिश्तों पे कोई बात कर नहीं सकता था, तो आज उनका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था। तो आज सीमा गजल हमारे साथ मौजूद है, उनके लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम सीमा आपा। कैसी हैं आप? आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सीमा आपा,
मेरे साथ मेरी बहन कंवल तो मौजूद है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन आप रिश्तों पे क्या कहती हैं? देखो, ज्यादा माएँ तो वो हैं जिनके साथ औलादें ज्यादती कर रही हैं, ज्यादातर ये, ठीक है, लेकिन बेटियों के साथ मतलब ये ऐसी माएँ हैं उनके साथ कोई न कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है। वो नफ्सियाती मसला होता है, हाँ, मतलब? वो हो जाता ओके। है। मतलब कोई भी माँ जो है ना, अगर नॉर्मल है तो वो अपनी औलाद से पॉसिबल ही नहीं है। अब नॉर्मल है तो पॉसिबल है कि वो अपनी औलाद को आग भी लगा दे और मार भी दे। तो एक जरा सा एक गुंजाइश ये रखनी जरूरी होती है कि वो नफ्सियाती मसाइल क्या हैं, खुद आपके अपने कैरेक्टर में कहाँ पर कोई वो देखो, क्योंकि खुदा ने मतलब औलाद से कहा है माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से कहीं नहीं कहा कि औलाद से मोहब्बत करो, क्योंकि वो उनके अंदर मौजूद है। वो मतलब उसको कहने की जरूरत ही नहीं थी ना माँ बाप से। तो इसलिए औलाद, मैं नहीं जानती इनकी क्या कहानी है, और ऐसे बहुत सी लड़कों की कहानियां होंगी, लेकिन उनको मेरा मशवरा ये जरूर है कि आप जरा सा अकेले में ही चाहे ये जरूर देखिएगा कि आपने उनके साथ क्या किया। अभी हमारे पास कुछ देर बाद एक माँ होंगी जिसको बेटा मारता है, बेटे ने माँ पे हाथ उठाया। भाई मैं तुम्हें बताऊं, औलाद ऐसी है जो आज भी बुढ़ापे में अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। जी अच्छा, अब मैं इसी मदर्स डे पे मैंने एक शेर कहा था, मुझे पहले से पता होता तो मैं नज्म, सड़क किनारे धूप में बैठी बूढ़ी माँ, सड़क किनारे धूप में बैठी बूढ़ी माँ, लोगों की इस भीड़ में बेटा ढूंढ रही है। क्या बात है, क्या बात। मतलब आज तो ये हालत हो गई है कि वो लोगों के हुजूम में अपनी औलाद को तलाश कर रही है कि मेरी औलाद कहाँ है। सारिम भाई की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जुमला हमेशा, जो कि मैं वो नहीं भी होते तो किसी ना किसी शो में बोलती हूँ कि रिश्ते वही हैं जो निभाए जाएं। जो रिश्ता चाहे वो दोस्ती का हो या सड़क पे गुजरते हुए किसी एक बंदे के साथ आपने एहसास है, उसी के साथ निभा लिया, बिल्कुल निभा लिया रिश्ता, वही रिश्ता है। कंवल की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंवल एक फर्जी नाम है, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो फर्जी नहीं है, वो हकीकत पे मबनी है। तो कंवल मेरी बहन, क्या हुआ आज यहाँ पे क्यों, अपने घर पे क्यों नहीं? जी, यहाँ तो एंड तक मैं, जब कहानी मेरी मुकम्मल हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँची और अपने घर क्यों नहीं, यहाँ क्यों। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने तो सही से खेला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, होश भी तकरीबन पूरे नहीं संभाले थे जब मेरा रिश्ता तय हुआ। अरेंज मैरिज थी, 3 दिन के अंदर अंदर। इतनी छोटी उम्र में? 15 साल की थी, 6th क्लास में पढ़ती थी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय किया गया। मैं माँ बाप की सबसे पहली औलाद हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये नसीब मुकद्दर का खेल था, एकदम से आगे जंप करना, जिंदगी में आगे जाना, इतनी तकालीफ सहना, या फिर कुछ समझ में नहीं आया। 3 दिन के अंदर रिश्ता तय हुआ, निकाह हुआ, फिर उसके बाद रुखसती हुई। जिस शख्स से मेरी पहली शादी हुई वो हमारे अड़ोस पड़ोस ही में था, ये ना कि कोई गैर था, जान पहचान नहीं थी। उम्र में कितना फर्क था? काफ़ी था, वो बड़े थे, जवान थे, होंगे तकरीबन 22-23 साल के उस वक्त। 6-7 साल का फर्क था मतलब। जी। फिर मगर वो उसकी जो हरकतें थी वो सही नहीं थी, अच्छा नहीं था, अयाश किस्म का, दूसरी लड़कियों पर पैसा लौटाना। मोहब्बत किसी एक से उसकी नहीं थी मगर मुझसे उसे नहीं थी मुझसे तो उसको कोई मोहब्बत नहीं थी, ना कुछ
वो जहाँ शादी करना चाह रहा था उसकी वालिदा नहीं मान रही थी कि हमें बहू ऐसी चाहिए कि जो हमारी खिदमत करे, ना कि मैं उसकी बहू बनकर उसकी खिदमत। हर सास यही चाहती है तकरीबन। फिर करते करते मैं तो अपनी तरफ से मैंने पूरी खिदमत की, क्योंकि वालिदा ने एक ही जुमला कहा था कि मैंने अपने सास ससुर ना देखे हैं ना उनकी खिदमत की है, आप करना, आप सब बहनें करना, वरना तो मैं दूध नहीं बख्शूं। आपकी वालिदा ने ये कहा था। और तो मुझे कुछ अकल नहीं थी, ना मुझे समझाया बुझाया गया, कुछ नहीं। बस ये एक जुमला मैंने अपने जहन में नोट कर लिया कि वाकई हमने भी दादा दादी नहीं देखे और वालिदा ने भी सास ससुर की खिदमत नहीं हासिल की, तो चले मैं ही आगे बढ़ा देती हूँ ये काम। करते करते मैंने टाइम गुजारा। 2-3 महीने बाद उन्होंने मेरी वालिदा से मिलना जुलना, बहन भाइयों से मुनक़ता कर दिया कि आप ना मिलेंगी ना आएंगी जाएगी। जो जेवर दिया था वो छीन लिया, जो भी था। 15 साल की लड़की पे ये सब हो रहा था। सब कुछ ले लिया। बस मैं अपना टाइम गुजारती रही वक्त के साथ, क्योंकि वो एक जुमला मैं अब याद करती कि कहीं ऐसा ना हो मेरी वालिदा को पता चले और वो मुझे बद्दुआ दे कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, इसने तो वो करके ही नहीं दिखाया जो मैंने इसको सबक दिया था, नहीं किया उसने। मैं तकलीफें बर्दाश्त करती रही। उसने मारना पीटना तकरीबन 1 महीने बाद ही शुरू कर दिया, या 1 महीने में कर दिया। किस मारता था? क्योंकि मैं तो उसकी पसंद नहीं थी ना। मारता पीटता, मारने पीटने से मुराद कोई चांटा तपड़ वगैरह ये नहीं था, है जिस्मानी तशद्दुद, सिगरेट से दागना, गैस के पाइप से मारना और बालों से घसीटते हुए दहलीज तक लाना कि निकलो यहाँ से। तो कोई रोकने वाला नहीं था उसे? कोई नहीं था। कमरे में बंद। सास ससुर तो होते ही नहीं थे, वो तो जॉब पर होते थे 24 घंटे। सास वो कुछ नहीं कहती थी। खिड़की खुली होती थी, दरवाजा कमरे का बंद होता था, सब मेरा तमाशा देख रहे होते, मोहल्ले वाले जमा हो जाते थे, मगर बचाने वाला कोई नहीं होता, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। खैर बर्दाश्त करती रही कि नहीं मुझे रहना है। निकालता रहा, मैं वापस आती रही। नहीं, कभी पाँव पड़ रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ कि ये मेरा घर है। नाक से खून आ रहा है, जिस्म पर दाग पड़े हुए, नील पड़े हुए, हड्डी पसली मेरी टूट जाती थी, मगर मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहती और वो चाहता था कि ये निकले। फिर इसी तरह करते करते मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरा एक बच्चा पैदा हुआ और उसने अलग खुद ही से कि मैं नहीं रखना चाहता। बच्चे को भी नहीं? जी, बच्चे को भी मेरे हवाले कर दिया। कितना अरसा मतलब आप लोग साथ में रहे? 2 साल। 2 साल। आपने ये कैसे मर्दानगी है? हाथ उठाना, कमजोर पे हाथ उठा के आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप मर्द हैं? उठाएं तो फिर बराबर के बंदे पे उठाएं तो पता चले। सही बात है, बराबर नहीं है लोगों के। देखो उनकी तरबियत सही नहीं हो रही। ये तरबियत का मसला है। तरबियत सभी कुछ आ जाता है ना। आप जिस माहौल में हो, तो अगर आपकी तरबियत एक शरीफ आदमी के तौर पे हुई है, आपको ये बताया गया है कि ऊंची आवाज से नहीं बोलना है, बात को नहीं ठोकना है, बदतमीजी बदअखलाकी नहीं करनी है, तो ला मुहाला उसके खमीर में कुछ ना कुछ रह जाता है। पता है आज आपा मुझे एक चीज क्लियर हुई यहाँ पे, वो ये कि आपने कहा कि वालिदा जब अपने बच्चे पे तशद्दुद करे या उसके साथ कुछ गलत करे तो वो नफ्सियाती उसके साथ मसला कोई मसला आपने 100% मेरा मसला हल कर दिया। मतलब वाकई कोई माँ जब तक वो नफ्सियाती कोई मरीजा ना हो अपनी औलाद के साथ गलत कर ही नहीं सकती, जुल्म कर ही नहीं सकती। अब मुझे ये लगता है कि एक माँ जब 2 बच्चों की तरबियत करती है एक ही तरह करती है, एक बहुत अच्छा बच्चा भी निकलता है, बहुत दूसरा को बहुत बुरा, तरबियत दोनों की एक ही तरह से हुई होती है। मेरा ख्याल है कि ये जो आजकल के मर्द हजरात हैं जो बीवियों पे हाथ उठाना, मारना, तशद्दुद करना, लेकिन बाहर बेचारे बहुत
शरीफ और गरीब, मुझे लगता है इनके साथ भी नफ्सियाती मसला नहीं, वही नफ्सियाती है। ये मसला है। नफ्सियाती मसला है हमारे साथ आजकल। नफ्सियाती मसाइल हैं असल में। आपको कभी लगा उसके साथ नफ्सियाती मसला है कोई? इनको नहीं, ये नफ्सियाती नहीं, क्या कर रहे हो? और ये नफ्सियाती बोल रहे भी कर रहे हैं, हालात हैं, मगर कुछ माशरा इस तरीके से है कि एक शान बनाई हुई है इसको, ये जो शान औरत पे है। हाथ उठा, हाँ, अच्छा, हाथ उठाना भी एक अलग चीज है। उसने भी यही क्लियर किया कि मारता नहीं, मेरे तशद्दुद, सिगरेट से जलाना, हाँ, जलाना, बालों से करना, खींचना, वो ये अपना तो हक समझने लगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हक भी क्या, उसे ये पता है कि कहाँ जाएगी। जो मेन इशू है वो ये है कि कहाँ जाएगी, पलट के आएगी। वही वो बता रही है कि कभी हाथ जोड़ रही, कभी पाँव जोड़ रही, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? 2 साल बाद उसने आपको छोड़ दिया, तो अभी उसको याद करके रो रही हो, या किस बात पे रोना आ रहा है तुम्हें? मुझे सच बताना, तुम रो किस बात पे रही हो, मुझे ये बताओ। जब बच्चा पैदा हुआ उसने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, छोड़ दिया। क्योंकि वो बच्चे को अगर लेता फिर उसका वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना, जिस तरह की वो जिंदगी चाहता है। अयाशी वाली जिंदगी। मैं घर में भूखी रहती थी और गैर नामहरम औरतों के लिए गिफ्ट आते। यहाँ तक कि जो माँ बाप के घर से जहेज में कपड़े मिले थे, सूट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हों पैक की हुई, वो उठा के ले जाना मेरी आंखों के सामने। मगर मेरी इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं मना कर। आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, करते करते टाइम गुजर गया। ठीक है, उसने सब किया, उसने आपको छोड़ दिया 2 साल बाद, फिर वापस गई या नहीं? फिर कभी वापस नहीं गई। उसके बाद लाइफ में चेंज कैसे आया? फिर दूसरी शादी, ये सब क्या हुआ? लाइफ में चेंज ऐसा है कि उसके बाद तो मैंने बस यही, बेटा मेरे साथ ही था कि बस इसी को आगे लेकर ज़िंदगी गुजारनी है, यही मेरा सहारा बने जब तक मैं ज़िंदा हूँ। एक माँ पूरा हक अदा करने की, माँ होने की हैसियत से करूँगी कि कम से कम मैं, अगर हो सकता है, हमेशा मैंने खुद को गलत समझा, हमेशा मैंने आगे कदम बढ़ाया कि नहीं, किसी में गलती नहीं है, ज़रूर मुझ में कोई गलती, कोई खामी है जिसे दूर करनी है। सोचते सोचते आगे बढ़ती हूँ, फिर पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि चलो एक बहू शायद मैं सही ना थी, हो सकता है कम उम्र थी, ना समझ थी, हो सकता है मैं बीवी भी अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन माँ तो बनूँ ना। फिर चूँकि मेरी तालीम भी इतनी नहीं थी, फिर माँ ने साथ दिया, मेरी अपनी वालिदा ने, और मैं पढ़ने भी लगी, ट्यूशन लेने लगी। इस तरह मैंने मैट्रिक किया, कुछ सिलाई कढ़ाई सीखी, और यही बस फैसला किया कि अब मुझे जो भी करना है मेहनत करके बस अपने बच्चे को और खुद को रखना, पालना, जो ज़रूरतें ज़िंदगी है वो पूरी करनी है। मुझे किसी मियां से मोहब्बत थी? मेरी उम्र ही इतनी नहीं थी। बस वही ना कि जब बंदा इतना जुल्म करे, तशद्दुद करे, एक लम्हा भी आपको प्यार की नज़र से ना देखें, ना आपकी केयर करे, तो आप कर सकती, नफरत ही बढ़ती है। फिर क्या हुआ? उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। माँ ने पढ़ाया और ये जी, मैं आगे बढ़ती गई, ट्यूशन पढ़ाने लग गई, बच्चों को सिलाई करने लग गई, अपने बच्चे की हर ज़रूरत मैंने पूरी की। बीमारी से कभी अपनी अम्मी अब्बू पर बोझ नहीं बनी। फिर क्योंकि मेरे और भी बहन भाई ज़्यादा है, बड़ी फैमिली है हमारी। फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, 6-7 साल गुजर गए, मैंने ऐसे ही गुजारे। और वही वालिदैन का कहना कि अब वक्त गुजर रहा है बेटा, क्या पता ये बच्चा आपसे छीन ले, भाई आपके छोटे हैं, मेरे भाई बहुत छोटे, और अब्बू आपके इस तरह बूढ़े, कौन आपका सहारा, आपका भी बुढ़ापा आ सकता है, कौन आपका सहारा बनेगा? अपनी ज़िंदगी के लिए सोचो, पूरी ज़िंदगी ऐसे मत गुजारो।
उन्होंने मेरा माइंड ना चाहते हुए भी बनाया। मैं नहीं चाहती रिश्ते, तो कोई गलत बात भी नहीं थी अगर उन्होंने चाहा कि आप बिल्कुल मैं माँ को बिल्कुल सही कहूंगी। उन्होंने क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ, मेरे लिए बेहतर सोचेंगे, समझाएंगे। नहीं सह सकती थी मेरा दर्द, नहीं देख सकती थी मुझे इस तरह अकेला तन्हा अपने बेटे को पालते हुए। उन्होंने कहा कि जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी हैं। आपके तो रिश्ते आते रहते हैं, किसी एक पे आप सोचो, गौर करो और आगे बढ़ो। उसी दौरान मेरे 2-3 रिश्ते ही आ रहे थे। ठीक है। फिर मैंने इस पे गौर किया, इस रिश्ते पे, क्योंकि ये आज हम सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरी शादी झूठ बोल के करवाई गई? जी, दूसरी शादी जो करवाई गई वो झूठ बोल नहीं? ओके। क्योंकि वो भी हम जानते थे। ठीक है। शुरू से मेरी कहानी, मेरे घर बार, मेरे वहाँ का रहना, किस तरह सलूक, सब वो भी पड़ोस में थे? पता जी, फिर सब पता था उनको। कोई बात उनसे ढकी छुपी नहीं। ठीक है। सब पता था। और उसकी भी सेकंड मैरिज थी। उन्होंने अपने खानदान में रिश्ता किया, वो कामयाब नहीं हुई। तो वो चाहते थे कि मतलब मेरे बेटे ने भी ऐसी ठोकर खाई हुई है इसकी नासमझी की वजह से, और आप भी ऐसी दुखियारी हो, क्या पता जोड़ सही, एक दूसरे को सही समझ सको। मैंने हालांकि इनकार भी किया कि नहीं, बहुत मर्तबा इनकार किया। वो आती थी, जो मेरी अभी सास है सेकंड, वो आती थी, रोया करती थी कि आप में मुझे मेरी बेटी नज़र आती है, आप में अच्छा घर संभालेगी, ये करोगी, वो करोगी। मैंने कहा घर की संभालने की बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, ना मैं कुंवारी हूँ कि एडजस्ट कर लूँगी। मेरे साथ मेरा बच्चा है, उसको किसी का कबूल करना बहुत बड़ी बात है। बड़ा है, छोटा भी नहीं है, माशाल्लाह 9 साल का है। फिर उन्होंने कहा कि हम बच्चे को भी उसकी कफालत लेंगे, जो आप कहोगी वही करेंगे। मैंने मेन पॉइंट रख दिया कि अगर मेरे बच्चे को एक बाप का प्यार मिलता है, शफकत मिलती है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। और आपने हाँ कह दिया? जी, मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी। क्या हुआ फिर? उसके बाद जब ये आए, एक दिन पहले आए, सब बच्चे का कफालतनामा वगैरह बनवाया, उस पर सिग्नेचर्स हुए, मैंने पढ़ा, खुद मैंने लिख कर दिया कि ये मेरे शराइत है, अगर आपको कबूल है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो आप पूरी दुनिया भरी हुई पड़ी है, मुझे भी ज़रूरत नहीं और आपके बेटे को बहुत सारे मिल जाएंगे। कम से कम बोझ तो नहीं होगा, किसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी बच्चे की तो नहीं होगी। फिर उसके बाद उन्होंने सब हाँ की, उसके वालिद साहब ने भी, जो मेरे ससुर है, सास ने भी, लड़का खुद भी, सब कुछ मान रहे थे कि हाँ हमने करना है। लिख पढ़ हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब निकाह का वक्त आया तो ये रात में आए, रुखसती का, आधी रात में आए रुखसती के लिए। जी, जिस टाइम हमारे घर में बहुत कम ही मेहमान रह गए थे, आधी रात में कोई, जबकि आना पहले था। लेट आए तकरीबन। ठीक है, 1 बजे के टाइम आए, 12:30 से 1 बजे के टाइम। अच्छा, मैं यहीं पे आपकी बात रोकती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। बारात जो आनी थी वो जल्दी आनी थी, सब पता था, लेकिन बारात लेट आई। अब क्यों लेट आई ये मुझे नहीं पता, जब लोग कम रह गए थे घर पे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके पूछते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों था। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ कमल मौजूद हैं जो अपनी कहानी हमें बता रही थी। कमल से आगे जानेंगे, जब दूसरी बार उनकी शादी हो रही थी तो बारात जिसको जल्दी आना था, बारात लेट आई जब काफी मेहमान घर से जा चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने निकाहनामे में मुझे कवारा शो किया था।
ठीक है, वो क्यों? उनकी रजामंदी से हुआ या आप चाहते थे? हमें पता, हम किसी की रजामंदी नहीं थी, उनकी थी, ये उनका खुद का पॉइंट था, वो ये सोच कर आए थे। हमें उस टाइम भी पता नहीं था कि ये ऐसा कोई खेल करेंगे। ठीक है, फिर जब निकाह हुआ और साइन वगैरह का टाइम आया तो मैंने पढ़ा, मेरी सिस्टर्स वगैरह ने पढ़ा, तो जब उस पर हमारी नज़र पड़ी तो ज़ाहिर है चौंक उठे कि ये क्या, ये तो कोई छोटी बात नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो उस टाइम इन्होंने मतलब जैसे कि बहुत मिन्नत समाजत करना एकदम से कहा, क्योंकि हमने ऐसा क्यों लिखवाया? ये तो उस टाइम इन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे हम ये बात छुपाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप उस टाइम निकाह के टाइम नहीं लेकर आते, रुखसती में ले आते। तो उन्होंने कहा ये घर का मामला है, घर में निपट जाएगा, और ये तो ज़िंदगी हमारे साथ आप गुजारेगी, ये तो बस एक कागज़ का टुकड़ा है, ये तो कुछ भी लिख देंगे, बस इनको दिखाने के लिए। जब शादी हो जाएगी, वलीमा वगैरह हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बता देंगे। अच्छा, लेट आने का क्या रीजन? यही रीजन था कि क्या पता शोर शराबा हो, इनकार कर दे। इनकार तो मैंने कर दिया था, वाले साहब ने भी कर दिया था, कैसा नहीं मुमकिन हो सकता, मगर वो फिर वही हमारी भी तो ज़ाहिर इज्जत का सवाल था ना। ठीक है, फिर आपके बेटे के लिए जो आपने शराइत लिखवाई थी, वो तो फिर अगर आप कंवारी हैं, आपकी औलाद ही नहीं है, तो वो शराइत तो वो एक दिन पहले ही आकर इन्होंने ये कार्रवाई कर ली थी, एतमाद में ले रहे थे। वो एक दिन पहले इन्होंने किया और निकाह के टाइम सिर्फ निकाह के कागजात पर जो कवारा शो किया, और उम्र भी तकरीबन 18 साल ये शो कम करके लिखवाई जी कि 18 साल की कवारी लड़की है। तो ये हुआ। फिर चलो हमने कहा कि अब बाकी मेरी भी इज्जत का सवाल है, हो सकता है ये सही हो, बाद में कुछ। आपने साइन जो था वो पढ़ के ही किया था? जी। आपको पता था क्या क्या जी, लिखा जी। हुआ है? ठीक है, किया। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ मेरी रुखसती हुई, पहुँच गई, तकरीबन महीना डेढ़ गुजरा, तो मैंने अपने बच्चे को लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो इनकी वालिदा ने और बेटे ने आपस में किचन में मशवरा किया कि आखिर क्या है। मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ और बच्चे को लेकर आऊँ, तो क्योंकि अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है, अगस्त स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे के यहाँ एडमिशन कराने स्कूल मदारस वगैरह में। तो ये इन्होंने, फिर मेरे हस्बैंड निकल गए और मेरी सास ने मुझे बुलाया, किचन ही में बुलाया, और उस टाइम मुझे कहने लगी कि बेटा एक बात कहूँगी, जिस तरह पहले आपने हमारी इज्जत रखी, कवारा हो गई और आ गई हमारे घर में, मगर हमने अभी तक ये ख़ानदान वालों को ये बात नहीं बताई कि आप इस तरह पहले से तलाक याफ्ता हो या आप एक बच्चे की माँ हो। तो मैंने इनसे कहा ये तो आप लोगों का अपना इशू है, मैं कोई लव मैरिज नहीं थी, कोर्ट मैरिज नहीं थी, मैं आपके घर खुद नहीं आई थी, आप इज़्ज़त के साथ रिश्ता लेकर आए थे, तो ये तो आपका काम था। अगर आपके ख़ानदान वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे या आप पे बातें बन रही है, कोई और मसला है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो फिर आप मेरे पास ही क्यों आए? तो इन्होंने कहा कि बस आप हमें अच्छी लगती थी, और बच्चे का क्या है, वो आपकी वालिदा के पास रहे या यहाँ रहे, अगर आप जिद करिए यहाँ लाने की, तो आप ना ये कहना कि ये मेरा भांजा है, इसकी वालिदा की डेथ हो गई है और ये इसको मैंने पाला पोसा है, तो बहुत ज़्यादा मुझसे अटैचमेंट है, मैं इसको लेकर आई। उस टाइम मेरे ऊपर जैसे कयामत आ गई, मेरे पाँव तले तो बिल्कुल ज़मीन निकल गई। कर सकती थी, मैं बर्दाश्त कर सकती थी सब कुछ, मगर ये मुझसे नहीं बर्दाश्त। कल को वो बड़ा होगा, मैं उसे क्या अपनी शक्ल दिखाऊंगी? कहेगा माँ तुमने अपनी ख्वाहिशात की खातिर मुझे अपना भांजा बनाया, मुझे यतीम कर दिया। कि मतलब आप वहाँ, हम आपको खर्चा देंगे, आप वहाँ अपनी माँ के घर रखो इसे। मैंने कहा मैं सोचूंगी। जब मैं आई अपने, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए मेरी वालिदा के घर में, अकेले आए, वहाँ मैंने अपने वालिद से बात की, बस लड़ाई बन गई, झगड़ा बन गया कि नहीं ये नहीं हो सकता हमारे ख़ानदान वालों को। मैंने कहा ये तो 10 साल बाद भी पता चलेगा
और एक दिन बाद भी आपको बताना चाहिए ना। आखिर इसके पीछे कौन सी इतनी बड़ी वजह है? कौन सा आपने बैंक बैलेंस जायदाद मेरे बेटे की या मेरे नाम कर दी है कि जो किसी से आपने जब्त किए वो आपसे छीन लेंगे? क्या आखिर ऐसा क्या वजह है? सिर्फ ये कि जो पहली उसकी शादी थी वो लोग मजाक उड़ाएंगे, किसके लिए रिश्तों की कमी थी, इसको कोई दे नहीं रहा था, तो ऐसी जाके ऐसे खातून औरत से इसने निकाह किया। हालांकि उस टाइम वो लोग कहते थे कि ये तो सवाब का काम है और ये बहुत बड़ी नेकी है, शायद इस वजह से मेरा पहला घर, लोग हंसेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मुआशरा क्या कहेगा, जबकि बीवी अपनी गई दूसरी थी, उसकी भी दूसरी थी, वो कोई कुंवारा नहीं था। नहीं, लेकिन वो तो मर्द था ना, मर्द को तो सब माफ है, औरत को कुछ माफ नहीं है, मर्द को सब माफ है। सही कह रही हूँ, हंस रही हैं आप, सही कह रही हूँ ना, हर चीज। लेकिन हम लोग इस चीज से निकलते ही नहीं कि लोग, जिंदगी हमारी है, लोगों की है, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, आ जाओ एक दूसरे को मार दें क्योंकि हमें जिंदा रहने का हक नहीं है। जी, फिर उसके बाद मैंने इनके बड़े बुजुर्गों को बुलाया, अपने ससुर को वगैरह, कि हम मिल बैठकर इस बात को डिस्कस करते हैं कि इसका कोई हल तो निकलेगा ना। 2 दिन की बात तो नहीं है कि बस आई गई गुजर गई, मजाक तो नहीं है, बहुत लंबी जिंदगी और बहुत सीरियस टॉपिक है ये। इसका कोई हल निकालना है, बजाय इसके कि कोई हल निकले एकदम मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे दुपट्टे से मेरे गले में पंधा डाल दिया। मैं खड़ी थी, दुपट्टा खींचे और दोनों सिरे खींच के जैसे यूं फांसी डाल दी, मारने लगा। घर में मेरे शादी के कितने अरसे बाद? 5 महीने बाद, और मैं 4 माह की प्रेगनेंसी। क्यों कि क्यों आप हमारी बात नहीं मान रही? मतलब बेटे को वापस लाने की क्यों बात कर रही? क्यों जिद कर रही? तो ऐसी बात नहीं है, इस पे मारना पीटना या जान से मार देने का मारने की कोशिश की गई है। कोई ज़हनी जहालत है कुछ, असल में वही बात है ना कि जहन में जहालत भरी है। उसको सिर्फ अपना खानदान, अपना सब कुछ नजर आ रहा था, उसको मैं नजर नहीं आ रही थी, मेरी मजबूरी, मेरा बेटा, उसकी जिंदगी। उसको भी आपसे प्यार नहीं था? जी, उसको भी आपसे मोहब्बत नहीं थी मेरा ख्याल। वो तो मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे वही, वो समझ रहे थे कि ये एक कमजोर औरत है और ये किसी भी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी ये तलाक याफ्ता है, इसके ऊपर अब जो भी होगा, जो भी गुजरेगा टाइम, ये गुजार लेगी। वो मैं तैयार। जब उसने आपको मारने की कोशिश उसने कोशिश एकदम अचानक उसने हाथ डाले, किसी के कहने पर नहीं डाला। और फिर जब उसने हाथ डाला तो जाहिर है फिर तो बन गई थी बात। तो इसकी वालिदा भाग गई घर से कि ऐसा ना हो मुझे कोई हाथ डाल दे। हमारे घर में तो कोई था ही नहीं, वालिदा और एक छोटी बहन थी। वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, वो तो खुद बूढ़े आदमी है ज़ईद, तो कौन बचाता। तो वो भाग गई नीचे, और जो इनके मर्द हजरात थे तो वो बस सर पे मुक्के घोंसे मार रहे, बजाय इसके कि उसको हटाए। सारे मर्द मिलके एक औरत को मार रहे। तो उसने फांसी दी हुई है, बाकी सर पे, नाक पे, मुंह पे मार रहे और लाते घोंसे। यहाँ तक कि मैं तो कलमे शहादत मैंने शुरू कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, मेरे हाथों हुआ, जिसकी वजह से भी हुआ, मुझे मौत तो मेरी ईमान से। कलमा पढ़ने लगी, लेकिन वो कहते मारने वाले से बचाने वाली जात पड़ी। कैसे बच गए इतने दरिंदों के बीच में से? अल्लाह जानता है कैसे बच गई। उनकी तरफ से मैं मर गई थी, क्योंकि मेरी आंखें निकल आई थी, ज़बान खुश्क हो गई, मेरे होश खो गए थे। उन्होंने मुझे मार दिया था, शायद वो चेहरे की कैफियत देख करके काला नीला हो गया, छोड़ के चले गए। कहाँ छोड़ के चले गए? घर ही में, वालिदा के घर में। वालिदा क्या थी उस वक्त? वो लोग आए ना मारने। और आपके घर वाले कहाँ थे? वालिदा और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अड़ोस पड़ोस के लोग जमा होने लगे, क्योंकि वो तो औरत जाते हुए बहन थी, उसको भी मारा था, तो वो कुछ कर नहीं सकता था, बचा नहीं सकता था। मेरे ससुर ने मेरी बहन को मारा कि क्यों चीख रही है, तो वो तो खुद छोड़। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी मतलब यार, छोड़ देते अगर आपको मतलब प्रॉब्लम है, अपनी माँ के घर है, आप तलाक देते, अच्छी है बुरी है, आप उसको छोड़ दें। हाँ छोड़ दें आप, ये क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आता। हमें एक दूसरे को फतह करने का जो एक
बिल्कुल वो है ना। हाँ सच सही कह रही है, फतह करने में लगे हर दोनों में एक दूसरे को फतह करने का एक जज्बा है। हमें जिंदगी गुजारना नहीं होती, हम ये नहीं सोचते कि हमें एक घर में रह के एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारें। मैं आपका ख्याल करूंगी सनम तो आप मेरा ख्याल करोगी। मतलब ना मैं पागल हूँ कि आपको उठ के मार दूंगी और ना आप पागल हो के मुझे उठ के मार दोगी। हमारे गिर्द रवैये बनाते हैं ना जिंदगी को, हालात को। तो मेरा ख्याल है कि मतलब मैं नहीं समझ सकती। और बल्कि मैं तो पहला जब भी कभी ऐसा होता है ना, कोई बीवी शिकायत कर रही होती है या कोई शौहर शिकायत कर रहा होता है, तो आप यकीन कीजिए मैं बड़ी सफाकी से ये कह देती हूँ फौरन के पास सुने, आप छोड़ देना एक दूसरे को। ऑप्शन है आपके पास, आप उसकी बुराई करके उसके साथ रह रहे हैं, इसका मतलब आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, या आप इज्जत करना सीखे, बुराई ना करें। मतलब बीवियों को भी मैं ये कहती हूँ कि आप इज्जत करें और इज्जत रखें और बुराई ना करें, और या फिर आप उसको छोड़ दें। आप यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ। और अभी बड़ी अच्छी बात ध्यान में आई कि अगर ये सब आप ड्रामे में लिखेंगे, लोग कहेंगे अब ऐसा भी नहीं होता, ये लोग क्या लिख रहे हैं। पता नहीं जिंदगी में, असल जिंदगी में ना जाने क्या क्या होता है। ड्रामे तो आधे भी नहीं लिखे जाते जिस पे भी आपको एतराज होता है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं ऑडियंस से पूछूंगी कि इनको लोगों के कितनी परवाह होती है, ये अपने फैसले लोगों की वजह से कितने अपने बदलते हैं। खैर मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। मैं क्यों हूँ दुनिया से जुदा, मैं क्यों हूँ खुद से लापता। ऐ माँ मुझे बता, तेरी आंखें ये हंसते हंसते क्यों भर आती हैं पानी से। तकलीफ तुझे क्यों होती है मेरे चेहरे की वीरानी से। ऐ माँ मुझे बता, मुझे पाके क्यों उदास है तू, रब से क्यों बेआस है तू। एक माँ जिसने ये सोचा कि उसका बेटा बड़ा होके क्या सोचेगा कि माँ ने अपनी ख्वाहिशात की वजह से मुझे लावारिस बना दिया, और एक बेटा जिसको माँ ने जवान किया, पाला, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, चलना सिखाया। उसने उसी माँ पे हाथ उठाना खुद ब खुद सीख लिया। उसने अपनी माँ को मारना सीख लिया। एक माँ उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाएगा कि उसकी उम्र कितनी होगी। रशीदा बेगम यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। उसने मुझे नील दिखाया जो काले पड़ गए और बहुत हद तक वो कम हो गए। पीठ पर भी काले हैं, यहाँ भी काले हैं सारे। तो आप ही का बेटा था? हाँ। सगी औलाद? सगा। बीवी के कहने में आके, बीवी के कहने में आके बेटा है। ऊंचा सुनती है थोड़ा सा। कंवल की कहानी में आपको आगे कंटिन्यू करेंगे कि कंवल सारन बर्नी ट्रस्ट में कैसे पहुंची। ठीक है कंवल, वो आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बेटे का भी सुन रही हो? हाँ। उस बेटे को आपने जवान किया, बड़ा किया, उसने आपको मारना क्यों शुरू किया? आपा कह रही है कि क्या बीवी के कहने पे? बीवी तो उसके, वो बीवी से भी लड़ता था, बीवी भी चली गई। बहनों से लड़ता था, बहनों से जुदा किया मुझे अपनी बेटियों से। एक को तो 10 साल हो गए तो उससे बात नहीं करने दी, दूसरी को 5 साल हो गए नहीं बात करने दी। मैंने कहा बेटा है छोड़ो। फिर दूसरी इसके एवजे में दी थी, शादी कराई थी, उससे नहीं बात करने देता। उसको भी ये हो गए हैं 8 साल 9 साल।
अभी ये मुझे मारता है, 8 साल हो गए हैं ये मुझे मारता है, लेकिन अभी मारता है? अभी क्यों मारता है? बस ये ऐसा ही है, मारता रहता है, बहनों को मारता था। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? जैसे आपका भी मैंने एक फर्जी नाम बताया, ठीक है, जो आपका असल नाम नहीं है। आप क्या बेटे की वजह से अपना नाम छुपा रही कि लोग बेटे को क्या कहेंगे? नाम से छोड़ो बस ये बात। अभी सुनो ना, ये मेरा बेटा ऐसा है। अभी तो मुझे भाई 2 लड़े थे, छोटा भाई और बड़ा भाई, तो मैंने उसे दूर किया, तो वो कह रहा है तो मुझे पकड़ के मरवाया है तूने, ये अभी इतना मारा है सारे। ये कि कब मारा है आखिरी दफा उसने आपको? ये 10 दिन, अब 11 दिन हो गए हैं। ये सारे काले हैं। ये नील देख रहे हैं आप? हाँ, ये नील, सारे नील थे। ये सारे, हाँ। ये देखें, ओह अल्लाह, ये देखें, ये सारे नील थे। ये नील पड़े हुए हैं और इस तरफ, और ये देखो गठड़ियाँ हो गई। हाँ, यहाँ पे महसूस हो रहा है। हाँ, और यहाँ भी हो गए हैं। यहाँ पे भी मारा है? हाँ, सारा मारा है ना, यहाँ भी गठड़ियाँ हो गई। किस चीज से मारा है? बेलचा था ना, पकड़वा देना लोहे का, वो जिससे बेलचा, जिससे मिट्टी उठाते हैं। इससे आपको मारा है? माँ को मारा है? मारा। इस उम्र में माँ को मारा है? मारा। अभी फिर वो उसने कहा कि ये जगह मुझे लिख के दो, मुझे ये जगह अपने बाप ने दी थी। अभी वो कहता है छोटे भाई को ना दो, मुझे लिख कर दो। ये सांस भी इसीलिए छोड़ा, तो ये मुझे लिख के देगी। 2 अपने दोस्त लेके आता और ये लिखवा जाता। मारा उसने आपको अकेले में? कहाँ मारा? घर में मारा? कमरे में मारा? कमरे। आप चीख रही थी? चीख रही थी, क्या करती? कोई आया नहीं बचाने आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं। दूसरा बेटा भी नहीं आया? दूसरा बेटा तो चला गया ना, उसे तो निकाल दिया। उसे क्या पता, तो अम्मी से लड़ेगा। अगर उसको पता होता आपको बचाता? हाँ, अभी पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ फिर रहा। आपकी बेटियाँ? हाँ, मेरी बेटियाँ हैं। आपको पता है वो कहाँ है? उसको, हाँ, वो हैं यहाँ हैं, कराची में हैं। तो एक घर पे आप थी और आपका बेटा था? हाँ, मेरा बेटा था। और बेटा आपको मार रहा था। रात को वो सो गया, गोलियां खाता है, सुकून की गोलियां खाता है। सुकून कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो 30 खाता है, कभी 40 खाता है, नशा करता है। मैं मांग के घर घर में जाके इसको पैसे देती हूँ, 50-60 रुपए रोज लेता है मुझसे। उम्र क्या है उसकी? उम्र 30 साल हो गया है। उसकी औलाद है, बच्चे? हाँ, औलाद है। उनसे मिलता है या नहीं? नहीं मिलता, वो अपने माँ के पास हैं बच्चे। आपकी बहू को भी मारता था? हाँ। उसको किस बात पे मारता था? हाँ, मारता था, बस वो अच्छे नहीं बने, आपस में जाने, वो चली गई। और आप भी घर छोड़ के चली गई? हाँ, छोड़ के चली गई घर। कैसे छोड़ा घर? बस। कब छोड़ा? कैसे सोचा कि अब ये मार में बर्दाश्त मैं के गई, मैं कैसे वापस नहीं आई। उसके बाप ने बीच में आया, उसने कहा मैं नहीं दूंगा अभी तुमको। फिर वो उसने तलाक ले ली कोर्ट पे। हाँ। और आप घर से कब निकली? कितने बजे निकली? बेटा उसने कहा था? भतीजी है। ठीक है। हाँ, जाती हूँ तो मुझसे मिलती है। तो उसकी मदद से आप घर से निकली? घर से मैं, ये सो गया ना गोलियां खा के, ठीक है, तो मैं निकल के आ गई, बेहोश हो गई। फिर मुझे पड़ोस वालों ने ये कहा तो इधर जाओ, सारम बढ़ने। हाँ, सारम भाई के जाओ। फिर मैं इधर आ गई। अब इधर मुझे 36 दिन है। यही बेचारे मेरे इलाज करते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ यहाँ ही करती हूँ। और आपको उसने रमजान में मारा था? हाँ, रमजान में मारा। अभी 10 दिन पहले? हाँ, 10 दिन तक ये नील जरा कम हुए हैं। ये भी मारा तो छोड़ दिया सांस को, तो ये मुझे जगह लिख के देगी, नहीं तो मेरा सांस ही निकाल देगा। वो जान से मारता, बचाए इसलिए दिया कि घर लिख करके देगी माँ। हाँ। मर गई तो वो हिस्सा भाई को मिल जाएगा। हाँ। आपा क्या कहेंगे? कुछ लफ्ज हैं? मैं तो हैरान हूँ, बेहिसी पर हैरान हूँ इंसान की। घर घर क्या, गली गली क्या,
मुल्कों क्या हमें तो नजर आ रहा है ना, इंसान दोबारा जानवर बनने जैसा हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि हालांकि ये देखो माँ और बाप का रिश्ता, मतलब खुदा चाहता तो औलाद, मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा होता कि खुदा चाहता तो दरख्त से उगा देता। सही बात है। रिश्ते ना बनाता, ये रिश्ते जो माँ खास तौर पे जो 9 महीने पालती है, अपना खून पिलाती है। आपका कैसा रिश्ता है उसामा से? अच्छा है, मैंने कोशिश करके एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ उनका रवैया सही रहे, बल्कि इसलिए कि पूरी दुनिया के साथ उनका रवैया अच्छा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं लोगों से सुनती हूँ तो अच्छा इंसान कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो मुझे खुशी होती है। मेरे ऊपर थोड़ा सा अगर थोड़ा लाउड करता भी है, कुछ इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर मुझे मतलब मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे बुरा लगता है अगर, तो मैं फिर माफ नहीं करती। मुझे तो माफ किया था। नहीं करते। देखिए पहला कदम अगर आप गलत उठा लेंगी ना, तो सारा रास्ता आप गलत चलेंगी। गलत कदम उठाने से क्या मुराद है? मतलब देखो, मोहब्बत भी तो गलती करवाती है ना, और माओ की खास तौर पर मोहब्बत ही गलती करवाती है। जाने देती है, माफ कर देती है, इग्नोर करती है उसको। देखिए वो बच्चा जब इनके तो नशा करता है ना, आपने हमेशा उसको माफ किया ना हर बात पे। हाँ देखिए ना, अभी माफ कर देंगी, वो आएगा आपको लेने, माफ करेंगी? नहीं करूंगी अभी, छोड़। जब बच्चा छोटा था इनका, इनके हाथ में था, उसका मिजाज बन रहा होगा ना, तो इनकी मोहब्बत ज्यादा हो गई कि जो इन्होंने उस मोहब्बत में गलतियां पे गलतियां वो जो करता रहा वो माफ करती रही। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे जो चीज बनेगी वो क्या होगी, एंड क्या उसका। ठीक कह रही हो ना। तो असल में क्यों कहा जाता है कि औरतों को तालीम जरूर दें, ताकि औरतों को ये पता चले कि तरबियत करते किसको है, होती कैसे। जो मुझे लगता है कि हमारी खवातीन में शऊर होना चाहिए। शऊर से आता है ना आपा, लेकिन कभी कभार किताबों से आपको शऊर नहीं मिलता। हमारे बड़ी बूढ़ी exactly. है ना, हाँ, शऊर की कमी है हमारी खवातीन। देखो तालीम से कैनवस बड़ा होता है, ठीक है ना। ये तो मतलब इसमें तो हुकूमत को छूट नहीं दी जा सकती कि आप औरतों की तालीम या पाकिस्तान की तालीम पे कम वो करें। शऊर आपके जब पूरा माशरे में तरतीब आएगी ना, तो आपका शऊर भी तरतीब वारों का। अगर 24 घंटे एक औरत या और एक मर्द टेंशन में है, देखिए आप हमारे यहाँ बड़ी बारीक सी बात मैं आपको बताऊं, मुझे याद नहीं कि मेरे पापा और अम्मी में कभी झगड़ा हुआ, और ऐसा हो नहीं सकता कि झगड़ा ना हुआ होगा ना, लेकिन सलीका बरकरार रखा। औलाद के सामने नहीं कहा, नहीं चीखे, नहीं बदतमीजी की, नहीं एक दूसरे को बुरा भला कहा, नहीं औलाद को बिठा के कहा कि तुम्हारी माँ ने ये किया, ना माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने ये किया। एक सलीका था, या हर रिश्ते को बरतने का एक सलीका था। हमें पता चल जाता था जब अम्मी कहती थी जाओ अपने पापा से पूछो चाय चाहिए, समझ आ रहा। और पापा कहते थे कि वो अपनी अम्मी से कह दो कि वो थोड़ी देर के बाद पीऊंगा। हमें समझ आ जाती थी कि अच्छा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। देखिए ना, आज तरीका था, सलीका था। आज आप देखिए, मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि एक तो इतनी खवातीन बैठी हुई हैं और माशाल्लाह इतने लोग सुन रहे हैं, वो हमेशा ये याद रखें कि आपके बच्चों में जब आप मियाँ बीवी जो बुनियाद होते हैं घर की, जो बच्चे का आइडियल होते हैं, माँ और बाप, जब छोटा होता है बच्चा तो उसका आइडियल होते हैं, तो उनको उस वक्त तक आइडियल रखें जब तक वो बड़ा ना हो जाए। उसका एतमाद टूटेगा, उसका मान टूटेगा, भरम टूटेगा। कुछ दिन वो आपको अच्छा देखने के बाद कुछ दिन के बाद देखेगा कि मुझे तो धोखा हो रहा था, तो उसका कैरेक्टर तरतीब उसकी बिगड़ जाएगी। दूसरा बहुत बात की है। हाँ, देखिए मैं आपको यही मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या है अब इसमें आपको मार रहे, बहुत दुख है, बहुत दुख है। लेकिन अगर आप अपने
देखेंगी कि आपने उस बच्चे की तरबियत करनी थी, माफी जहाँ देनी थी वहाँ देनी थी, जहाँ नहीं देनी वहाँ नहीं देनी। आपने उसको पहले भी उसने आप पे हाथ उठाता रहा है, थोड़ा सा ऐसे लड़ता रहा था बहनों के थोड़ा साथ। सा उठाया लेकिन थोड़ा सुनो, सा, और आपने माफ कर दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ बहनों से गई। लड़ता था, ये ऐसे ही लड़ता तो था। आपने कभी उसको घर से नहीं निकाला? चलो हाँ, घर से निकाला। फिर वो आ गया घर में, फिर आपने घर पे जगह दे दी फिर उसको, जहाँ- दिल में भी जगह दे दी। फिर घर में आ गया तो माँ मैंने की बिठा मोहब्बत दिया, भी माफी गलतियाँ मांगी कराती है ना। तो मैंने बिठा दिया। ने उसने भी चालाकी की ना, पहले इनको सबसे अलग किया, फिर तशद्दुद किया, तो फोन कर बेटियों से दिया ना छुड़वाया, मुझे। ये बेटों से बताएं, जब छुड़वाया। वो बेटा पैदा हुआ था जाहिर बात है। आपने क्या क्या ख्वाब सोचे थे? आपने तो कहा बस ये वो तो सहारा सोचा बनेगा। था। बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा था, कितनी खुशी होगी बेटे खुशी की। हुई थी, पढ़ाया लिखाया, फखर से सर भी ऊपर हुआ होगा कि भाई बेटा हुआ है, बच्चियों को बेटी नहीं पढ़ाया, है। बच्चों को पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया। इंटर की है इसने भी, वो टेस्ट करता है, खून टेस्ट करता है, ये करता है, वो डॉक्टर भी है। अब ये पैसे मांगता है तो मुझे दे दो तो मैं यहाँ क्लिनिक निकालूं, मुझे ही नहीं। और कहता है कि घर मेरे नाम कर दो, छोटे बेटे को बिल्कुल ना दो। हाँ, और आप चाहती हैं कि आप दोनों को दें? दोनों को दूं। छोटा बेटा भी मारता है आपको? हम नहीं, वो नहीं, कभी चीखा है आप? नहीं नहीं। यही माँ है, इसने दोनों बेटों की तरबियत की है। आपा मिजाज का तो फर्क होता है, मिजाज का फर्क, लेकिन एक देखे ना, बात ही दोनों गलती कर सकते हैं। एक की अगर गलती आप माफ करेंगे ना, तो वो जो छोटा जो नहीं वो कर रहा, उसने ये भी देखा होगा कि उसको लगा होगा कि उसने बुरा किया, तो उसका मिजाज भी बन सकता है ना। क्योंकि बहनों को निकाल दिया प्रॉपर्टी के लिए, भाई का दुश्मन बन गया, भाई को घर से निकाल दिया। कैसे रिश्ते हैं सारे भाई? वही रिश्ते बात आप है क्या ना, कहेंगे? रिश्ते ही वाली बात बड़ा हो गया है तो कि ये रिश्ते बात निभाए करता है। जाते हैं ना। कि जगह मुझे ये करो, जब छोटा था तो नहीं करता था, उसे क्या पता। अभी कहता है ये जगह मुझे दो। दोस्त तो उसके जो है ना वो बुरे हैं, बुरी दोस्ती में आ गया है। ये जो ऐसे और घर दोस्ती में, बुरी। घर में जो बड़ा होता है ना, मैंने उसके ड्रामे भी बड़े ही देखे हैं, वो पता नहीं हाँ अपने आप को क्या समझ बैठता है कि शायद खुदाई मुझे मिल गई है, फौजदारी मुझे मिल गई है, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करने लगता है। बड़ा भाई, यानी अगर इंसान होता है घर में तो एक वो होता है, मुसलमान होता है तो वो होता है, बाकी सारे काफिर होते हैं और इंसान नहीं होते। तभी फिर ये तबाहियां फैलती हैं। फिर जब आप तभी घर टूटते हैं। देखिए ना, उसकी पॉलिसी क्या थी कि माँ को अकेला कर दो, पहले बहनों से काटा, फिर भाइयों से काटा, फिर सबको काट के फिर माँ को कूटा के ला ये घर मेरे को दे दे। तो ये पॉलिसी पे आते हैं। फिर उसके बाद बात ये है कि एक मेरी मदद ही करें। जो आपको क्या मदद चाहिए सारिम भाई से? ये मुझे मदद चाहिए कि उसको कुछ करें। अभी नहीं तो फिर देखेंगे। मेरी बेटी ने कहा मुझे। अब देखिए, आपकी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपका बेटा आप पे तशद्दुद करता है, आपकी बेटियों को घर से निकाल दिया, आपको मिलने नहीं देता, अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया। हम पुलिस के हवाले कर दें इसे? हाँ, अभी ये मेरी बेटी हम पुलिस के हवाले करें, पुलिस भी उस पर तशद्दुद करेगी। अच्छी बात है ना, माँ को मारता है उसको भी जरा डंडे पड़ेंगे तो उससे, है ना, करवा दूं पुलिस के हवाले? मेरी बेटी ने कहा है, सुनो तो मेरी बात सुनो, मुझे जवाब दो, पुलिस के हवाले करूं? तुम्हारी मर्जी। आपकी मर्जी क्या है? नहीं, हमारी मर्जी क्या, कर लो। नहीं कर लो। अगर बेटा देख रहा होगा तो शायद, और सिर्फ इनका बेटा नहीं, जो औलाद अपनी माँ के साथ ये करती है, शायद उसको शर्म जरूर आई होगी एक सेकंड के लिए। मेरी मर्जी नहीं है। नहीं, माएँ नहीं कराती, और अगर गुस्से में किसी टाइम करा भी दे तो फौरन तो उसको छुड़वाने भी आ जाती है। रोएगी यही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वकास कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या बात करेंगे? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ये एक बूढ़ी माँ के साथ उसके बच्चे ने इतना बुरा किया है। आप क्या बात करेंगे इनसे? मैं इनको ये बोलूंगा, अम्मा तुम अपने बच्चे को माफ करो, उस अल्लाह से दुआ करो कि अपने बेटे को हिदायत दे। अपने बेटे को माफ करो, और बेटे को माफ करो। बेटे को चाहिए अपनी माँ से माफी मांगे। बिल्कुल, और अल्लाह उसे हिदायत दे। आखिरी मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। दुआ करती हूँ
खुदा से, अल्लाह से मांगती दुआ हूँ करती हूँ कि मेरे बेटे को हिदायत दे, अल्लाह करे सुधर जाए, ठीक हो जाए। सुधर जाए। वो तो करती हूँ, रात दिन करती हूँ, वर्षों से करती हूँ। अगर इस वक्त आपका बेटा आपको देख रहा हो, हाँ। क्या कहेंगे उससे? सामने कैमरा है ना, कुछ हाँ। बोलोगे? अपने बेटे से कोई बात करोगी? बात करो, समझो हम कोई भी नहीं है। हाँ, बात में अभी क्या करूँगी? इसने तो मुझे मार दिया, अभी तो मैंने इसको छोड़ दिया, बस अभी नहीं जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, इसके पास नहीं जाऊंगी। अब छोटे बेटे के पास रहूंगी या कहीं भी रहूंगी। बच्चों को पता है कि आप कहाँ हैं? बच्चों को पता है कि आप सारिम भाई के पास? नहीं नहीं, किसी को नहीं इसका पता। हाँ, एक बेटी मुझे छोड़ गई है, उसको सिर्फ पता है, बाकी हाँ, किसी को सिर्फ नहीं एक को पता। पता है। याद आते हैं बच्चे? याद तो आते हैं। सबसे ज्यादा याद कौन आता है? कौन याद आता है? ये छोटा बेटा जो निकाल दिया, वो पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा। नाम क्या है उसका? तौफीक। तौफीक, हाँ, उसको निकाल दिया है। यहाँ तो कोई घर नहीं है, न जाने कहाँ रुल रहा होगा उसका। अगर तौफीक हमें देख रहा है या तौफीक का कोई दोस्त, हाँ, दोस्तों के पास ही जाता होगा। अगर कोई भी शो देख रहा है, हमारा नंबर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करें। और शो के बाद भी या सारिम भाई के पास अगर पहुंच सके, अब तो वो देख भी रहा होगा। अगर ठीक है, आपका नंबर भी चल रहा है तो सारिम भाई, हाँ, अगर तौफीक आ जाए तो इनका घर तो मैं खाली करा दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। उसे भी निकलवा भी देंगे, कहेंगे बंद भी करवा देंगे। लेकिन ये है कि अगर इस स्टेज में उसको निकाल के बंद कराते तो घर ही खाली पड़ा रहेगा, ये अकेले रह भी नहीं सकती। 10 लोग और आ जाएंगे। तो वो बेटा आ जाए बेटा तो घर में बैठा होगा, छोटा पता नहीं कहाँ, छोटा पता नहीं कहाँ है। उसके लिए ज्यादा परेशान है कि इनको पता ही नहीं है कहाँ पे है वो। बहुत परेशान है। हाँ भाई, मैं बहुत परेशान। तौफीक की क्या उम्र है? 20-22 साल। 20-22 साल का। चलो हम दुआ करते हैं, इंशाल्लाह तौफीक भी आपको मिल हाँ, जाएगा, जहाँ होगा खैरियत से होगा। हाँ, मेरी बेटी लिख के दे गई है 1 महीने के लिए। मुझे तो कोई पता ही नहीं चलेगा, मैं तो इधर ही बैठी हूँ। आपको 1 महीने के लिए लिख के दे गए? हाँ, तो इसने कहा तेरी तबीयत बिल्कुल बेटी खराब बेचारी है। वो मजबूर है, टूट गई हूँ, उसकी वजह क्या है? बैठ नहीं सकती, टूट गई हूँ। भाई उसको भी मारेगा जा करके, उस खौफ में माँ को यहाँ छोड़ गई है कि उसको भी आके मारेगा। पाला है मैंने, बड़े दुखों से पाला है। सिलाई करती थी, सिलाई करके उसे पाला है, पढ़ाया लिखाया। बेटा तो माँ के निकाल दिया, वो तो शायद नहीं पता ये बेटी थी। अब भी दुख उठा कर ये कुछ नहीं करता, फिर भी मैं पालती हूँ इसे। मेरी आंखों में वो नजर नहीं है। औरतें देती हैं पैसे, वो देती हूँ 50-70 रोज लेता है। मैंने जो दुख उठाए ना वो मुझे पता है। एक बेटे की कॉल है आपके लिए, देखते हैं कि कौन है। औरंगजेब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। काट के फेंकना चाहिए ताकि बाकी वालों को भी नसीहत हो कि माँ को। मेरे भाई आप, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या बात करना चाहेंगे? कह रहे हैं कि ऐसे बेटे को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए, बस माफ कर देना चाहिए। अगर अभी भी वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, हम इस माँ से हाथ जोड़ के कहेंगे कि उस औलाद को माफ कर दो, लेकिन उससे हमारे कहने से पहले ये माँ माफ कर चुकी होगी। मेरा दिल तो कहता नहीं है, क्या करूं? बचपन में भी ऐसा था तो अभी भी ऐसा है। मुझे मार दिया, इतना सांस छोड़ा तो ये लिख के दे बस। आज मुझे छोटे बेटे का दुख है, न जाने कहाँ फिरता होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद इस माँ की ये कहानी सुनेंगे। और ये माँ चाहती है कि हम उसे सुने, कुछ करें या ना करें, लेकिन उसकी बात जरूर सुने। शायद वाकई इस माँ का गम बांटने से इसका गम जो है वो कम हो जाए। तो ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। हाँ, गम उसका है मुझे, बेटे का।
नकाब नीचे किया हुआ है। बेटे का नंबर ढूंढ रही हैं तौफीक का, लेकिन दोस्त का नंबर हमें मिला है। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कॉल पे ले लें, हो सकता है तौफीक उनके पास हो। अम्मा, आप जमील का बता रही थी, जमील आपका सबसे बड़ा बेटा है? हाँ। वो कहाँ है? वो अपने घर में बैठा है। उसने आपको अपने साथ क्यों नहीं रखा? वो मारता है, अपने साथ तो रखा था, उसने ही तो मारा है, जमील ने। ये जमील ने तो सारे किए है घर। तो आपके 2 बेटे हैं सर? हाँ, 2 बेटे हैं। अच्छा, मैं समझी, अभी आपने बताया, मैं समझी जमील कोई उससे भी बड़ा है। नहीं नहीं। अच्छा, ये जमील नहीं तो मारा है सबको। तौफीक और जमील शायद ये 2 बच्चे हैं। तौफीक छोटा है। हाँ, जिसे ये वो 2 ढूंढ रही बच्चे है। हैं। आप किसका नंबर ढूंढ रही हैं? जी, किसका नंबर ढूंढ रही हैं? नंबर ढूंढ रही हूँ ना, तौफीक का। हाँ, ये है तौफीक का नंबर। अगर तौफीक मिल जाए फिर तो खुश हो जाओगी ना? हाँ। इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र तौफीक की है। हाँ, बस यही फिक्र है। तो वो पता नहीं कहाँ। हाँ, पता नहीं कहाँ, फिर मैं यहाँ रह सकती हूँ। तौफीक का नंबर है, तौफीक को कॉल फौरन से आप दे दें ताकि हम जितना जल्दी हो सके तौफीक से बात अच्छा, इनसे पूछिए, इनके पास नंबर था तो आपने उसको कोशिश की थी तौफीक से बात करने की? हाँ। तौफीक आपा कह रही है कि आपके पास जब तौफीक का नंबर है तो आपने खुद कॉल क्यों नहीं की तौफीक? कहाँ से करूँ, यहाँ तो कान, यहाँ कहाँ से करूँ? मेरे पास तो मोबाइल नहीं है ना। कमल, इस पूरी कहानी पे तुम क्या कहोगी? तुम्हारी कहानी आखिर में थोड़ी सी रह गई। ये बात है ना, तो मैंने तो उन्हें उनसे बच्चों से प्यार किया, ये प्यार का बदला मुझे दिया है, ये बच्चों ने दिया है, अपने बेटे ने दिया है। क्यों नहीं दे देती घर? जी, आप तो घर क्यों नहीं दे देती? अच्छा, एक को कैसे दूं? दूसरा तो ऐसे ही भटक रहा है, फिर भी भटक जाए। वो तो बेच के नशा कर लेगा। हाँ, तो कुछ नशा कर जमीन। लेगा। अच्छा, रियाज की कॉल है हमारे पास। अच्छा, रियाज की कॉल है जो तौफीक का दोस्त है। आप उससे बात करें। करो। हेलो। जी मैडम। जी रियाज, सनम बलोच बात कर रही हूँ ARY न्यूज से। इस वक्त तौफीक जो आपका दोस्त है, उनकी वालदा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। मैडम, अब मसला ये है कि दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती, ठीक है? दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती, रोज झगड़े होते हैं इनके। और ये इसका बड़ा बेटा जमील जो है वो इंतहाई, क्या बताऊं कैसी गालियां दूं मैं इसको, ठीक है? उसने कितनी बार अपनी माँ को मारा है और ये इसकी माँ भी है ना, उसको निकालने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, तौफीक को निकाल देगी, जमील को नहीं निकालेगी। अच्छा, एक सेकेंड मेरे भाई, कॉल पे रहना। रियाज है, रियाज ये बोल रहा है कि जो जमील है वो अपने भाई तौफीक से भी लड़ता है और अपनी माँ को भी मारता है, लेकिन उनकी जो वालदा है वो तौफीक को निकाल देती है लेकिन जमील को निकाल नहीं पाती, उसके लिए परेशान होती है। नहीं, जमील को तो वो तो जबरदस्ती बैठा है ना, तौफीक के लिए रो रही हूँ ना। अच्छा, वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जमील ने अपनी वालदा को भी घर से निकाल दिया है और उन पे तशद्दुद किया है, ठीक है? वो मैडम, ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले हफ्ते भी यही हुआ था। यहाँ तक कि पुलिस केस बनने वाला था, लेकिन फिर नहीं हुआ। अब मैं क्या बताऊँ इनका, ये अभी से नहीं है, बचपन से इनका यही झगड़े चलते आ रहे हैं और ये सब इन्हीं की आपस की कहानी है। इनमें हम लोग दोस्त हम फंस गए। हम लोग पता नहीं कितनी बार बीच में हमें खुद दलील किया गया, तुम लोगों को क्या काम है, लेकिन फिर भी हम लोग बीच में आए। अच्छा, ये परेशान है तौफीक के लिए, ये जानना चाह रही कि तौफीक कहाँ है। तो मेरे भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अगर तौफीक से किसी तरह हमारी बात करवा दो या ये बता दो किस दोस्त के साथ है, हम उसको कॉल कर ले, क्योंकि तौफीक का नंबर हमें बंद मिल रहा है। तौफीक का एक जैद का नंबर है, आपने कौन सा नंबर पे कांटेक्ट किया है? हमने कौन से नंबर पे? मेरी टीम आपसे नंबर ले लेती है अभी, ठीक है? आप उनको नंबर दे दें, उनको पता है कि नंबर कौन सा है। लेकिन एक बताऊं कि ये
आपस में ही है, इनको समझाना बेकार ही है। क्या कह रहे हैं अम्मा? वो भी थोड़ा सा अफसोस से कह रहे हैं कि वही बात है ना, आप तो माँ हैं, आप माफ कर देती है। तो वही कह रहा है कि समझाना बेकार है। जब पुलिस केस बनता है तो माँ कहती है मैंने माफ कर दिया जमील को। अब ऐसे करती है ना तो नहीं, फिर मैं नहीं उसका तो और दिल बड़ा हो जाता है ना। फिर नहीं, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, कसम अब नहीं से कह रही हूँ, नहीं करूंगी। अभी मारा है मुझे, इतना खून किया है, थोड़ी सांस छोड़ी लिखने के लिए। उसको सुधरने के लिए उसको भी जरा मार पड़ेगी ना, फिर ये सुधरेगा। थोड़ा सा आपको दिल सख्त करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी वो आपको भी मार देगा, भाइयों से भी आपको दूर कर देगा, बेटों से और औलाद से भी दूर कर देगा, बेटियों से भी आपको दूर कर देगा। थोड़ा सा दिल सख्त कर सकती हैं? हम जाएं उसके पास, हम जाके उसके साथ बात करें जमील से। करो बात। सारे भाई ये करें। वही है ना, देखें इशू ये है कि इस वक्त नहीं है कि तौफीक अगर बंद कराने जाएंगे ना तौफीक का नंबर तो बंद तो नहीं होने देंगी वो, बंद तो नहीं होने देंगे, तशद्दुद भी नहीं होने देंगी। मसला सिर्फ ये है कि अगर तौफीक आ जाता है तो हम उसको वहाँ से निकलवा करके इनको उस घर में सेट कर देते हैं। लेकिन वो फिर आके नहीं, फिर नहीं आ पाएगा, फिर वो उसी हिसाब से सारी चीजें होंगी ना सारी। लेकिन ये कि अगर आप एक माँ को कहें कि तुम्हारे बेटे को मरवा देते हैं, पिटवा देते हैं या कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इसको मार देगा, ये उसको नहीं ऐसा कुछ कर सकती। खुदा की कसम नहीं जाऊंगी। मुझे पता है आप माँ हैं, आप दिल सख्त नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको घर से निकाल देंगे ना जमील को, 10 दिन जब बाहर जाके धक्के खाएगा ना तो फिर उसको एहसास होगा। मैं बैठी रहूंगी तो फिर आके मारेगा। नहीं मारेगा। सारे भाई कह रहे हैं कि वो पूरा बंदोबस्त करके देंगे, वो घर पे नहीं आ सकेगा। आप अपने बेटे तौफीक के साथ वहाँ पे रहें, थोड़ा सा दिल सख्त करें, उसको भी इतनी जल्दी माफ ना करो। उसके बाद जब वो ठीक होकर आए उसको माफ कर देना और खुदा से दुआ करना कि खुदा उसको हिदायत दे। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ। तौफीक के लिए परेशान है, हम कोशिश करते हैं कि तौफीक के लिए परेशान हूँ। दूसरा नंबर भी बंद आ रहा है तौफीक का। आप ये देखें कि वो दोस्त भी यही एतराज कर रहा था कि हम जाते हैं, सब करवाते हैं, फिर ये माफ कर देती है। प्रॉब्लम ये आ रही है सारी। मेरी बेटी का रोजीना का नंबर लगा दो। उससे बात नहीं हुई आपकी? नहीं, उसको पता होगा, भाई है ना उसका भी। तो ठीक है, रोजीना का नंबर भी शायद हमने दिया है, हम ब्रेक के बाद वो भी कोशिश करते हैं। और तौफीक के दोस्त रियाज को हमने आपके नंबर्स दे दिए, सबके नंबर्स दे दिए, हमारे अपने नंबर्स हमने उनको दिए। जब भी उससे तौफीक मिलेगा वो हमसे कांटेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम वालदा तक। तुम्हारे पास है नंबर? हाँ, वो मैंने दे दिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद तौफीक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो मैं ब्रेक पे जाने से पहले छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक वाकया, मतलब किसी ने लिखा हुआ था कि माँ और बेटा छोटा था, माँ और बेटा जा रहे थे तो माँ ने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटे ने कहा कि अम्मा आप मेरा हाथ पकड़ लें, मैं हाथ छोड़ सकता हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप नहीं छोड़ सकते। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। अच्छा जी, जैसे उस माँ ने औलाद के लिए कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, इस माँ ने भी कुर्बानियाँ दी। औलाद हाथ सब माँ देती है कुर्बानियाँ, सब माँ है जो कहेगी। और ऐसी भी औलाद है जो माँ को ढूंढ रही है। भूल जाते हैं, सब तो भूल जाते हैं, औलाद भूल जाती है, भूल जाती है। ब्रेक। नकाब कर ले, आप शॉर्ट चेंज कर ले प्लीज। क्योंकि मेरा सांस घुटता है ना, तो इसलिए नकाब बार बार ब्रेक में हटा देती हैं। आपा, एक और बेटी, एक माँ जो अपनी माँ को ढूंढने आए हैं। आयशा हमारे साथ है।
2 जुलाई से गई, इसके बाद उनका पता ही नहीं है कहाँ नहीं है। कैसे घर से निकली? बस वो नीचे उतरी थी, ये कहा था कि मैं नीचे जा रही हूँ। जिंदगी भर काम करा था ना, घरों के काम करती थी, कोई था ही नहीं। बेटा भी था, उनका भी इंतकाल हो गया। ये मेरी वालदा है और नानी थी, और बेटा को इंतकाल में 7 साल हो गए। कोई सरपरस्ती नहीं था, इसलिए जिंदगी भर काम करा, जिंदगी भर। तो वो घर में बैठती ही नहीं थी, बस जरा सा होता था। बीमार भी थी, अभी पैर में भी चोट लगी थी, और ये बदतमीज तो एकदम कमर भी झुक गई थी, सफ़ेद बाल, बूढ़ी एकदम मतलब मातृ जबान हमारी कच्ची है ना, तो वो बात जबान समझती है। इसके अलावा सुनाई भी कम देता है, नज़र भी नहीं आता। सता रही थी कि वहाँ जा गई, मैंने एती सर खाना आपके पास, इनका नहीं पता था मुझे। सारम भाई का बोला, सारम भाई, मैंने कहा इनका मुझे पता ही नहीं है, समझे। ये माँ की तस्वीर आप देख लें, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल यही तो जब भी मैं आज यहाँ आई हूँ, हो सकता है कि कोई मिल जाए। इनका नाम क्या है? इनका नाम फातिमा है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे पाला है, पाल पोस के इन्होंने ही बड़ा करा है। क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया था। जब से मेरी वालदा मेरी नानी के पास रहती थी, नानी और मामू ने मुझे पाला है। दिखाती रहूंगी ताकि अब इतना है नहीं कि ये कहाँ जाएं, कोई मतलब जरिया मुआशी नहीं है कि ये लोग कुछ कर सकें। मैं तो भिजवा रही हूँ जल्दी से। शहजाद, कोई ये तस्वीर मुझसे ले लें। मामू ने तलाश नहीं किया? नहीं, कोई सब कर रहे हैं। अभी मैं हूँ और मेरी वालदा तो कहीं जाती ही नहीं। एनसीआर में भिजवा दो। इनकी जो है ना, तो मतलब कजन है, उनके साथ में जाती हूँ। इसके अलावा कोई मर्द घर में है ही नहीं। लेकिन ये दूर तो नहीं गई होंगी ना, जब चल नहीं सकती उम्र है, तो वहाँ इर्द गिर्द में कहीं होंगी। लोग तो आपा इस उम्र में जाके ट्रस्ट और उस पे छोड़ कर आते हैं अपनी दादियाँ, नानियाँ। ये बेटी जो है वो ढूंढने आई है, बहुत बड़ी बात है। वरना बूढ़े लोग तो बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। ये रिश्ते है ना। ये आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, मेरी वालिदा से मुझे बिछड़ कर बहुत ही दुख हुआ है, और मैं जब से मुझे ये छोड़ा है मियां ने, जब से मैं ये दुखी हूँ। रिश्तेदार, लेकिन कोई कुछ सपोर्ट ही नहीं करता। मैं रमजान आता है ना, मैं लोगों को बोलूँगी कि रमजान आ रहा है, मेरी अम्मी की मदद कर देना। मेरे से जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। अभी मैं यहाँ भी होती हूँ अम्मी के पास रात को, दिन में मैं घर जाती हूँ। इस तरह से मैं ये चल रही हूँ। बस क्या करूँ, पूरा रमजान किस तरह गुजरा ये हम ही जानते। बाप होते हुए भी नहीं है वालिद मेरे जिंदा है होकर, लेकिन कोई नहीं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं इनकी वालदा की, और अगर किसी भी शख्स ने इनको देखा हो, किसी को पता हो, तो हमसे कांटेक्ट करें, सारिम भाई से कांटेक्ट करें। नंबर्स हमारे बार बार स्क्रीन पे दिखाते रहें। पूरी है ये, इसकी वजह से परेशान हूँ। बस अल्लाह ताला से ये कहती हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना है, वो जहाँ कहीं भी हो हमसे मिलाते। बस उन्होंने जुदा किया, उनकी तवक्कुल वो आ जाए। बस मेरे अल्लाह से यही गुजारिश है, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये बूढ़ी नानी ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और किसी ने कुछ नहीं करा। मेरे मामू भी चले गए, इनका कोई सहारा नहीं था, समझे। इतना बड़ा खानदान है, किसी ने ना तो मदद नहीं करी कभी भी। कभी भी ये नहीं है कि चलो आज ये ना थोड़ा थोड़ा दे देंगे, अपने अखराजात भी पूरे करते हैं ना ये लोग, लेकिन कभी इन्होंने किसी ने कुछ दिया नहीं। जब वो दर बदर की ठोकरें खा के दिमागी तवाज़ुन खो बैठी, तो इस तरह इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, मतलब जरा नहीं, तो वैसे तो नॉर्मल है, मगर फिर भी अब थोड़ा। नाम क्या अपना बताती हैं? मेरी नानी का नाम फातिमा है। फातिमा नाम बताती है जी, ठीक है। मसला जबान की से भी हो रहा है ना, कच्ची जबान बोलती है। मेरा ख्याल है नाम बता देंगे, इसलिए नाम पूछना कि नाम पूछिए। गई बूढ़ी बहुत हो गई, इतनी ज़ईफ हो गई। बस अल्लाह करे जहाँ भी हूँ ठीक हो, जहाँ भी हो मिल जाए। मैं बिल्कुल सीधी हूँ, वहाँ भी देख कर आई, समझे, हर जगह। कंवल यहाँ पे बैठी। कंवल, आप अगर आखिर में, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी से अपनी कहानी कंप्लीट कर लो। डर नहीं लग रहा इस माँ को देख के कि औलाद बड़ी होकर ऐसी भी होती है? डर तो लगता है, मगर मैं एक माँ होने का हक अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी औलाद से कोई उम्मीद नहीं रखती। सब माँ बाप ने, अड़ोस पड़ोस में, अजीज़ व अकारिब ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सब ने यही कहा है कि देखो दुनिया है, औलाद बड़े हो जाएंगे, आपका सहारा नहीं बनेंगे, आपको इग्नोर कर देंगे। मगर मैंने कहा नहीं, मैं उससे पहले अपनी मौत की दुआ करूँगी कि वो दिन ही ना आए इतनी कि मैं इस तरह औलाद के आगे मोहताज हो जाऊं। बस मैं यही मेरा मकसद है कि मैं अपने औलाद को पालूं पोसूं, अच्छी तरबियत दूं, उनकी तालीम तरबियत करूं। सारिम भाई के पास ही मैं यहाँ जी,
क्योंकि मेरी वालिदा चाहती थी कि बच्चे को छोड़ दो हमारे पास, बिल्कुल लापरवाह हो जाओ, इसकी तालीम तरबियत। आपकी वालिदा ये चाहती हैं? जी, कि आप अपना घर में इसलिए नहीं चाहती कि जो शख्स अपने आने वाले बच्चे को आने से पहले मारना चाहता है, मैं तो उसकी बीवी हूँ ना, मगर उस टाइम तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो जब वो उस वक्त अपने बच्चे का नहीं सोच सकता तो किसी और के बच्चे के सर पे क्या हाथ रखे। तो अब आपके दोनों बच्चे आपके साथ? जी, दोनों मेरे साथ है, और वो यही बार बार मेरी सास मुझे धमका रही है कि आप बच्चा हमें दे दो, हम छीन लेंगे। और मैं घर से इसलिए आई क्योंकि मेरी वालिदा यही चाहती थी कि अगर आप कल रोगी, तकलीफ होगी, बच्चा छीनेंगे, आप आज पाल रही हो, पोस रही हो, 7 साल बाद भी कानूनन ले लेंगे। तो मैंने कहा ले लें, मैं उसके बाप का हक भी नहीं छीनना चाहती कि उसके बाप ना हो, वो जितना मेरा हक है उतना बाप का भी है, अगर छोड़ नहीं सकती। ये सब चीजें आपने सुनी सीमा पा, अब आप क्या कहेंगी? ये केस आपके सामने, ये मेरी माँ आपके सामने, ये मेरी बहन और माँ आपके सामने, और आज जितनी भी कहानी आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? देखो, इससे साबित तो ये होता है कि एहसास अभी औरतों में जिंदा है। बिल्कुल, सॉरी टू से, और मर्दों में नहीं है। मतलब इनकी जगह कोई भाई, कोई मामू, कोई बेटा राब्ता करता, आपसे कहता कि बेटी कि अगर आप बुला नहीं रहे तो एटलीस्ट आप हम ये जिक्र करें। इसी तरह कोई तस्वीर भेज देता कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, इसे ढूंढ दें। क्या कह सकते हैं ये बताइए। मतलब मुझे इनका और इनका तो बेपनाह दुख है। उनका दुख इसलिए है कि खो गई है, मिल जाएंगी इंशाल्लाह, करीब हैं, ढूंढेंगे तो। यहाँ पर आने का सिर्फ यही मकसद था कि चले यहाँ के जरिए कुछ हो सके, इसीलिए मैं यहाँ, क्योंकि इतना हमारे पास नहीं है कि हम और आगे भाग सके, कोई हमारी कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ अल्लाह ही है, वही कर रहा है। इसके अलावा हमारे इसी से भी आने का मकसद बहुत नेक लोग हैं जो इस वक्त देख रहे होंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे। नंबर्स आपके सामने सारिम भाई, 30 सेकंड्स हैं आखिर में, लेकिन मेरे भाई हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुदा आपको और हिम्मत दे, और इसी तरह हिम्मत के साथ आप इन माओं की, इन बहनों की, इन बच्चों की मदद करें, और हमारा साथ इंशाल्लाह मरते दम तक आपके साथ रहेगा और दुआएं आपके साथ रहेंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे बहन ने भी कहा कि दुख है, दुख तो है, लेकिन अब हम सब को आगे बढ़ना है कि स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़े ना तो हम इन दुखों को दूर कर सकते हैं। और जैसे उनकी जो नानी खोई है, बिल्कुल करीब ही कहीं खोई होंगी, मुझे पता है, लेकिन वही कि एहसास नहीं था। एहसास होता तो इस वक्त वो इनके घर में मौजूद होती। तो लोग थोड़ा सा एहसास पैदा करें, एक एक कदम आगे बढ़ाए नेकी की तरफ आए, और उनकी नानी के लिए या इनके बेटे के लिए मुझसे राब्ता करें, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ कि आइए एहसास का रिश्ता बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ? अच्छा, हमें पता चला है कि तौफीक जो है वो जमील के साथ घर पे ही मौजूद है। कौन कहता है? दोस्त कॉल पर है, जल्दी से मुझे कॉल दे दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है वो नहीं रहेगा उसके साथ? जी, रियाज बात कर रहे हैं? जी रियाज बात कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से बताएं कि तौफीक कहाँ है इस वक्त? तौफीक और जमील दोनों भाई घर पे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है? और झगड़ा हो गया था, वो मारने के लिए आ गए। एक मिनट सुन लो पहले। अच्छा, पूरी बात करें जल्दी से। जी, दोनों मैंने भी इनकी बाजी से बात की, इनकी बाजी ने मुझे बताया कि मैं भी बात करके बताती हूँ। उन्होंने मुझे कॉल बैक की कि वो दोनों घर पे बैठे हैं, और हो सकता है 15 से 20 मिनट में जमील और तौफीक मेरे पास आ भी जाए। अगर मेरे पास आया तो मैं आपको फिर से कांटेक्ट करता हूँ, ये कहाँ आएगा। ओके, इसी बुरे मैसेज के साथ खुदा जानता है कि हकीकत क्या है, इस चीज में कितनी सदाकत है, क्या दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ को निकाला है, ये खुदा जानता है, लेकिन इस माँ को यकीन नहीं आ रहा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, रियाज गलत हो, हम लोग गलत हो। इजाजत दें, जिंदगी रही, और खुदा ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए इस नानी को कहीं, रोजीना को हम अभी आपको कॉल करते हैं, ठीक है? अभी कॉल पे बात के बाद है। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अगर नानी का किसी को पता हो तो प्लीज हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, कल भी हम तस्वीर जरूर दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज।